फरीदाबाद में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई। शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। यह अभियान 3 दिन चलेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार पोलियो बीमारी की इसको खत्म करने के लिए पोलियो की बीमारी को खत्म करने के लिए यह अभियान चला रही है। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में इस अभियान की शुरुआत हुई। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई ताकि पोलियो की जो बीमारी है उसको खत्म किया जाए और ऐसे में लगातार इस अभियान को रफ्तार दी जा रही है ताकि जो ये बीमारी है इसको जड़ से खत्म किया जा सके। सुनील चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल से इस अभियान की शुरुआत हुई है, पल्स पोलियो अभियान। क्या कुछ इस अभियान के तहत आता है और किस तरीके से ये अभियान चलेगा आगे? मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के जो परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, उन्होंने पल्स पोलियो, जो कि एक मैं कहूँगी हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे पोलियो का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आज जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनको कोई गंभीर बीमारी ना हो, उनको कोई पोलियो की वो ना हो, उसी की वजह से आज बल्लभगढ़ का जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर जो है जो कैबिनेट मंत्री है मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत एक बच्चे को मुंह में दवाई की जो बूंदे हैं वो जीवन की तो बूंदे हैं उनको डाल के दिए। इस मामले में शहर के अंतर्गत बता दो कि पूरे 8 बूथ बनाए गए हैं और ये अभियान जो है लगातार 3 दिन तक चलेगा, जिसका परिवहन मंत्री और परिवहन मंत्री के साथी जो भी हैं वो सभी इसकी निगरानी रखेंगे कि सभी जो पल्स पोलियो अभियान है वो पूरी तरीके से कारगर हो, ताकि जो शहर है फरीदाबाद है वो पूरी तरीके से इस पल्स पोलियो जो अभियान चलाया गया है उसके अंदर पूरी तरीके से सफल साबित हो और आने वाले बच्चों का भविष्य भी पूरी तरीके से इसमें सुरक्षित रहे। सुनील, ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कितनी लोगों की जागरूकता नजर आ रही है? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब बच्चे जब किसी के भी होते हैं, पैदा होते हैं, तो सबसे पहले बात उनकी सुरक्षा की होती है। माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता होती है इस चीज की कि उनके बच्चे आगे चल के सुरक्षित रहें। तो सबसे पहला जो मैं कहूंगा कि एक तरीके से जो ड्रॉप है, जो जीवन की ड्रॉप है, 2 बूंद जो है वो पल्स पोलियो वाली जो बताई गई है, वो आज जो कैबिनेट मंत्री है इसके चक्कर में इन्हीं के चलते हुए आज इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है और राज्य सरकार जो है पोलियो को बीमारी खत्म करने के लिए इस तरीके का अभियान चला रही है। और साथ साथ जो कोरोना का जो मैं कहूँगा कोरोना का जो असर आने वाला है या कुछ भी, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो जारी की गई हिदायत थी वही कहीं ना कहीं वो भी कोरोना के ऊपर कहीं कारगर सिद्ध होती है। पल्स पोलियो की दवाई जो बच्चों को भी इस मामले से बचाएगी। जी योगी, जी मोनिका। बिल्कुल, तो ये अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच सुनील, ये जो अभियान है ये कितने अस्पतालों में और चलेगा, किस तरीके से इसको और रफ्तार दी जाएगी, क्या कुछ इसके लिए पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है आगे को लेकर? जी मोनिका, बिल्कुल पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। ये जो पल्स पोलियो का जो अभियान है इसकी शुरुआत जैसे आज की गई है, तो अगले लगातार 3 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक हर जिले के अंदर, पूरे जिले फरीदाबाद के अंदर जो है 8 बूथ बनाए गए हैं ऐसे, जिनको अलग अलग जो रिहायशी हैं, जो कॉलोनियां हैं, जहाँ पे जो आबादी है वो उसकी घनत्व ज्यादा है, उसके हिसाब से उस तरीके से उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग की है कि किसी भी बच्चा जो अभी नया इस संसार के अंदर आया है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, या आगे चल के जो है पोलियो एक खतरनाक बीमारी जो पहले थी वो अब आगे इस तरीके से बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जी मोनिका। चलिए, आप बने रहिए सुनील हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 25 में करीब 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए फायर स्टेशन का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकार्पण किया है। इस मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस फायर स्टेशन से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ वासियों को काफी फायदा मिलेगा। सुनील, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील, ये जो फायर स्टेशन बना है सुनील, इससे किस तरीके से आम जनता को राहत मिलेगी और जब इसका आज उद्घाटन हुआ तो कौन कौन वहां पर मौजूद रहा? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको ये जानकारी हम दे देते हैं फरीदाबाद से ये खबर, जहां पर तैयार हुआ है फायर स्टेशन। 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर ये फायर स्टेशन तैयार हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी वहां पर उस दौरान मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब फायर स्टेशन बनकर तैयार हुआ, तो वहां पर उसके उद्घाटन के लिए तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे। वहीं राजौंद में महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने राजौंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में टीकाकरण अभियान का आगाज किया। राजौंद में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। शीघ्र हम आपके गांव, आपके वार्ड में टीकाकरण कैंपों के आयोजन की योजना बनाई जा रही है। एक तरीके से एक अभियान है, क्योंकि कोरोना पर शिकंजा कसने में वैक्सीन महत्वपूर्ण हथियार है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राजौंद से ये खबर, जहां पर कमलेश ढांडा ने टीकाकरण अभियान का आगाज़ किया है और उनका ये कहना है कि टीकाकरण अभियान को और रफ्तार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है फिलहाल मौजूदा समय में। तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में थाना आदर्श नगर क्षेत्र में विशेष समुदाय के 2 लड़कों ने एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए दोनों आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुनील चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आता है। और वहां पर कल पुलिस को ये पता लगा था कि एक वीटी मिली थी उनको 100 नंबर पर कि एक 14 साल की लड़कियों के साथ जो है 2 विशेष समुदाय के जो लड़के हैं वो उसको अगवा करके मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए हैं और उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करके सूचना दी। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद उसने पीड़ित जो नाबालिग बच्ची थी उसके बयानों के आधार पर वहां पर मिलने के बाद उनके खिलाफ जो है, आरोपियों के खिलाफ जो है उनके एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके बाद सिर्फ महज ये कहूंगा कि फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही जो दोनों आरोपी थे उनको ये पकड़ लिया गया है। इस मामले में बता दूं, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि आए दिन यहाँ पर इस तरीके की जो वारदातें हैं कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें विशेष समुदाय का मैं कहूँ रोल तो रहता ही है, साथ साथ यहाँ पे जो दूसरे लड़के हैं वो भी किसी तरीके से यहाँ पर जो है इन वारदातों को अंजाम देने के लिए लगते हैं। इसी बीच हमने जब इस मामले में जो बल्लभगढ़ के एसीपी जो महेंद्र वर्मा हैं उनसे हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें लगभग 3 बजे के तकरीबन ये बीटी प्राप्त हुई थी। तो उसके ऊपर हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए हमने तुरंत अपने मुलाजिमों को भेजा और मुलाजिमों ने तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पहले तो पीड़ित के बयान लिए और पीड़िता के बयान लेने के बाद फिर एफआईआर दर्ज कर लिए और महज 2 घंटे के अंदर ही हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और एसीपी साहब ने ये भी बताया कि सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में किसी भी तरीके से कोई भी जो पक्ष है या विपक्ष है उस पर किसी का दबाव या किसी जो पीड़िता के ऊपर किसी तरह का दबाव या डाला जाएगा, कुछ उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी आरोपी होंगे उनको सख्त दिलाने की सजा दिलाने की जो है कोर्ट में अपील की जाएगी। जी मोनिका। बिल्कुल, और इस तरह के मामले और आगे ना बढ़े, जैसे कि सुनील आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और जाहिर तौर पर जो बदमाश हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? आगे इस तरह के मामले ना सामने आए, क्या कुछ किया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि कमिश्नर श्री ओपी सिंह जो हमारे यहाँ फरीदाबाद के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ऐसे मामलों के अंदर जो अपराधी हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है और सभी थानों को, सभी चौकी इंचार्जों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी वारदातों को करने वाले जो मुजरिम हैं उनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त सजा दिलाने की उनकी भरसक प्रयास करने चाहिए, ताकि आगे इस तरीके के जो काम करने वाले लड़के हैं, जो इस तरीके के घृणित जो लड़के हैं काम करने वाले, उनको ये सबक मिल सकेगी ताकि आगे वो किसी भी ऐसी नाबालिग लड़की या मासूम लड़की या किसी के साथ भी इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम न दे सकें। तो ये हमारे सीपी साहब की ओर से सख्त जो निर्देश हैं ये दिए गए हैं सभी थानों और चौकी में। जी मोनिका। चलिए, आप बने रहिए सुनील, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे।
तो वहीं 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टिकरी बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना जिले के निवासी सुखविंदर के रूप में हुई है। 45 वर्षीय सुखविंदर पिछले लंबे समय से टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल थे। सुखविंदर की तबीयत खराब होते ही उसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिजली विभाग की धींगामस्ती से त्रस्त लोगों को आखिरकार सड़कों पर उतरना ही पड़ा, जिन्होंने शाहबाद के नलवी गांव में जाम लगाया और तभी विभाग और पुलिस की कुंभकर्णी नींद टूटी और आनन फानन में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पैसे दोगे तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। तो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा और विरोध प्रदर्शन यहां पर लोगों ने किया और गुस्सा अपना जाहिर किया। शाहबाद के नलवी गांव में ये दृश्य देखने को मिला, जहां पर गांव वालों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, अपना गुस्सा जाहिर किया। बिजली विभाग से त्रस्त लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया भी गया और आगे हालातों को सामान्य करने की बात भी कही गई। चलिए आप खबर यमुनानगर से, जहां पर यमुनानगर में निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में लगातार बढ़ रही सुविधाओं और लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के बाद भी वसूली जा रही है। और आपको बता दें कि पूरी फीस देने के कारण इस बार अभिभावकों और बच्चों का रुख सरकारी स्कूलों की ओर देखने को मिल रहा है। बात अगर राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की करें तो यहाँ एडमिशन के लिए लगातार बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुँच रहे हैं और पिछले साल की अपेक्षा एडमिशन संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यमुनानगर से ये तस्वीर, जहां पर अब बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं और अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जब नेट के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, क्योंकि निजी स्कूल में ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं अभिभावकों से। तो ऐसे में सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे एडमिशन के लिए जा रहे हैं, अभिभावक सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके। और इस बीच यमुनानगर में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों का रुख करते हुए। चलिए आप खबर कैथल से है, जहां पर पिछले काफी समय से गांव में सफाई न होने के चलते सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। खासकर मुख्य स्वागत द्वार, चौपालों, शमशान घाट, मंदिर, बाबा अभयनाथ का डेरा समेत यहाँ पर गलियों और सभी जगहों पर गंदगी फैलने से बुरा हाल हो चुका था, जिसके बाद गत 20 जून को गांव टीके के सभी यहाँ पर जो गांव टीक हैं वहाँ के सभी युवाओं ने निर्णय लिया कि सप्ताह में एक दिन रविवार को सभी युवा सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाएंगे। अभियान के तहत रविवार के दिन सफाई करके जगहों को स्वच्छ बनाया जाएगा। उसी को लेकर अभियान के दूसरे रविवार को गांव के शमशान घाट में युवाओं ने सफाई की और ये तस्वीरें उस दौरान की जब युवाओं ने सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुद ही उन्होंने सफाई का बीड़ा उठाया और ये तस्वीरें लॉकडाउन के चलते गंदगी का अंबार यहाँ पर लग गया था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को आना जाना दुर्भर हो गया था और इस बीच युवाओं ने खुद ही यहाँ पर सफाई का बीड़ा उठाया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रविवार का दिन चुनकर यहाँ पर जो युवा हैं इकट्ठा होते हैं, इसी तरीके से सफाई करते हैं ताकि साफ सफाई रहे, गंदगी ना फैले, बीमारियों का खतरा ना पड़े। इस बीच ये कैथल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के
दौरान यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आ पाते थे, सफाई नहीं हो पाती थी और धीरे धीरे करके यहाँ पर गंदगी फैलती गई, जिस वजह से यहाँ पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा था। अब ऐसे में यहाँ के युवाओं ने ये बीड़ा उठाया और हफ्ते में एक दिन मिलकर सफाई करने का फैसला किया और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सभी युवा एकजुट हुए और सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पहवा के बोधनी गांव के पास पंजाब के युवक संदीप की हत्या के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मंजीत चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है और पुलिस विभाग में उसका रिकॉर्ड खराब होने के कारण परेशानी में था। इसी एवज में उसने करीब 2 साल पहले संदीप को 10 लाख रुपए दिए थे, जो उसका रिकॉर्ड ठीक करवाने के लिए दिए गए थे, लेकिन इतने समय में ना तो रिकॉर्ड ठीक हुआ और ना ही पैसे वापस हुए। इसी बात से अपने पैसों की रिकवरी के लिए चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही मंजीत और उसके 2 साथियों ने पहले संदीप का अपहरण किया और बाद में भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। तो सिपाही और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पंजाब के युवक संदीप की हत्या का ये मामला बताया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की सिपाही ने की थी हत्या। तो वहीं इस पूरे मामले में सिपाही और उसके साथी यानी कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर इस्माइलाबाद के राइस मिलर और एक फाइनेंस से फिरौती मांगने के आरोप में 4 युवकों को पुलिस ने यहाँ पर पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। पकड़े गए सभी आरोपी इस्माइलाबाद के हैं। तो डॉक्टर से फिरौती मांगने का ये मामला है। अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर से फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 4 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और आगे पुलिस जांच कर रही है। इन 4 को रिमांड पे लेकर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और कब से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और कितने लोगों को ये ठग चुके हैं, कितने लोगों से ये फिरौती मांग चुके हैं, तमाम चीज़ों को इन तमाम तो वहीं यमुनानगर में शहर के हाई रिस्क एरिया में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशानुसार जिला यमुनानगर में पोलियो सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे केवल हाई रिस्क एरियो में ही किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से देश और हरियाणा में साल 2011 से पोलियो का कोई भी केस नहीं है। तो वहीं करनाल के कर्ण पार्क से अंबेडकर चौक तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सीटू की राज्य प्रधान सुरेखा ने कहा कि 14 साल से ग्रामीण सफाई कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नियमित करने की अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपए एक समान वेतन मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वेतन में 2500 रुपए मासिक का फर्क पैदा करके ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।